हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू टाइम। दिस इज CM अनुपमा शुक्ला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जो हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ निभाएगी। और हम इसमें ये चीज़ बात करेंगे कि कैसे हम बुढ़ापे में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, जैसे कि हम अपनी वर्किंग लाइफ में होते हैं। जब हम जॉब कर रहे होते हैं, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, अपनी यंग एज में होते हैं, हमें कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं होती है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मीट करेंगे। लेकिन वहीं पे हमें टेंशन होती है हमारे ओल्ड एज की। हमें परेशानियां होती हैं कि हम किस तरह से अपने ओल्ड एज में भी आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर बन के अपने सारे खर्चों को खुद मीट कर पाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो यस, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगी, एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान बताऊंगी जो आपके जॉब, आपके वर्किंग लाइफ के बाद आपके साथ रहेगा, आपका साथ निभाएगा और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। यस, तो हम बात करेंगे NPS के बारे में। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर में जो स्कीम रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दी गई है, जो स्कीम जिस पे टैक्स नहीं लगता है, हम आज सारी की सारी इंफॉर्मेशन NPS के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। मुझे बहुत सी DM आई कि मैम NPS में पैसे लगाना क्या फ्रूटफुल होगा, क्या NPS एक टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, NPS किस एज में करनी चाहिए, NPS के क्या बेनिफिट्स हैं, मैम इसमें अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा, मैम इसके टैक्स बेनिफिट्स कैसे अवेल किए जाएंगे। इस तरह के n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे आए, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ और आज मैं आपको NPS के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। NPS क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको कैसे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, अकाउंट कैसे ओपन होता है, आप मिनिमम कितना पैसा लगा के और कॉर्पस के टाइम पे यानी मेच्योरिटी के टाइम पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा, और ये मंथली अवेलेबल है, क्वार्टरली अवेलेबल है या हाफ ईयरली अवेलेबल है। इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं NPS के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि NPS क्या है। सो NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक स्कीम है, एक पेंशन स्कीम है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है जिसको रेगुलेट करता है PFRDA, मींस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस एक्ट रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, वैसे ही हमारे पेंशन फंड में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होते हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका रेगुलेशन, उनका मॉनिटर PFRDA करता है। NPS क्या है? NPS एक सिस्टमेटिक सेविंग स्कीम है रिटायरमेंट के लिए, जो आप अपनी वर्किंग लाइफ में करते हैं। ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ आप डिसाइड करते हैं कि आप कितना कितना कंट्रीब्यूशन एवरी मंथ या एवरी हाफ ईयरली या एवरी क्वार्टरली करेंगे, जिससे कि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप रह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रह सके, और जैसे कि आपको अपनी वर्किंग लाइफ में सैलरी एवरी मंथ मिलती है, वैसे ही आपको रिटायरमेंट के बाद एवरी मंथ या एवरी हाफ ईयरली या एवरी क्वार्टरली, जैसे आपने चूज किया है उस बेसिस पे आपको एक रेगुलर पेंशन अमाउंट मिलता रहे और आप अपने एक्सपेंसेस को आफ्टर रिटायरमेंट भी आराम से इजीली मैनेज कर पाए। ये था हमारा NPS। तो NPS क्या हुआ? एक रिटायरमेंट स्कीम हो गई जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाती है। बेसिकली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि जो भी रिटायरमेंट तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका कुछ पोर्शन आप चाहें तो लमसम में निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग 40% जो है वो कंडीशन है जो PFRDA ने लगाया है, उतना पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन के फॉर्म में ही मिलेगा। वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। बेसिकली जब आप पैसा NPS में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको वहां पे दो तरह का इन्वेस्टमेंट
टाइप ऑफ अकाउंट देखने को मिलता है। पहला अकाउंट होता है टीयर 1 जो प्योर पेंशन प्लान से रिलेटेड होता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है टीयर 2 प्लान जो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है एज लाइक म्यूचुअल फंड। तो ये था आपका एनपीएस और उसके टाइप्स ऑफ प्लान। दोस्तों, अगर हम एनपीएस के फायदे यानी बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास जब हम अपना पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट कर देते हैं उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये एक ऑल सिटीजन मॉडल है, यानी कि एक पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो रेसिडेंट है या नहीं है, दोनों ही केसेस में यानी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर द एनपीएस कंट्रीब्यूशन। वो एलिजिबल है दो कंडीशंस को अगर वो फुलफिल कर लेता है तो पहला, उसकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, अप टू 60 होनी चाहिए मैक्सिमम, इन बिटवीन 18 to 60। और दूसरी कंडीशन कि केवाईसी नॉर्म्स जो भी इस पे कंप्लाई हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे गए हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बेसिकली अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। और जब आपने एक बार एनपीएस में पैसा लगाने के बारे में सोच लिया तो फायदों को भी जान लीजिए। सबसे पहला फायदा होता है जब हम एनपीएस में पैसा लगाते हैं कि इससे हमें लॉन्ग टर्म हायर रिटर्न मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा एक सब्सक्राइबर इन्वेस्ट करता है उसको इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। और हम सबको पता है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में जहां की रिस्क ज्यादा है उसके साथ साथ उसका रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हाई होता है और ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। तो इससे आपको पहला बेनिफिट क्या हुआ? आपको हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न मिला बिकॉज ऑफ इक्विटी कंपोनेंट एंड कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस वजह से आपका लॉन्ग टर्म हायर रिटर्न मिलता है अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है एनपीएस में पैसा लगाने का? सेकंड बेनिफिट ये होता है कि ये एक टैक्स फ्री रिटर्न स्कीम है। मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। और रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपको मैच्योरिटी पे जो अमाउंट जो रिटर्न मिलेगा उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सो वहां पे भी ये एक एग्जेम्प्ट अमाउंट माना जाता है। पहला बेनिफिट लॉन्ग टर्म रिटर्न, हायर रिटर्न। सेकंड, tax free. And the third most important thing is you get tax rebate here। आपको अगर आपने एनपीएस में पैसा लगाया है तो आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। कितने लाख का? अप टू 1.5 लाख। एंड सोने पे सुहागा एक चीज और, अलॉन्ग विद दैट आपको एडिशनल बेनिफिट और मिलता है 50,000 रुपीज का। 50,000 रुपए का आप इंडिविजुअली एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल रिबेट मिलता है। तो इन टोटल आपको 2 लाख रुपए का रिबेट मिल जाता है अगर आपने एनपीएस में पैसा लगाया है। तो हुआ ना ये मजेदार स्कीम? डेफिनेटली हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। अब फिर से एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि पैसा तो लगा दें बट पैसे को मैनेज कौन करता है? हु डू मैनेजमेंट? हु इज द मैनेजर ऑफ आवर फंड? हम पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो बेसिकली ये जो फंड है इस फंड को हमारे मैनेजर जो है वो मैनेज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेंशन फंड मैनेजर्स। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी फंड्स होते हैं उनको 3 मैनेजर्स मैनेज करते हैं, एलआईसी, यूटीआई एंड एसबीआई। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हो, आप नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वेस्टर हो, तो आपका जो पैसा है वो अलोंग विद दीज 3 जिनका मैंने अभी नाम लिया, यूटीआई, एसबीआई एंड एलआईसी, उसके साथ साथ कोटेक, आईसीआईसीआई, बिरला सन लाइफ और रिलायंस जैसे पेंशन फंड मैनेजर्स भी मैनेज करते हैं। तो ये हुआ आपके मैनेजमेंट के बारे में, यानी सरकार ने पूरी तरह से इसको सेफ रखा हुआ है। पीएफआरडीए के जो मैनेजर्स हैं, जो उनके कंडीशंस को, जो उनके नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, उनको ये अलाउ करता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स के फंड को मैनेज
कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको बताते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे लगाना है, आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये आपको गाइडेंस देते हैं। और जो पैसा हमने लगाया उनको इन्वेस्ट करने के लिए तीन तरह की सिक्योरिटीज को ऑप्ट किया जाता है। पहला होता है इक्विटी सिक्योरिटीज, दूसरा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और तीसरा होता है बेटा कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं इक्विटी की तो डेफिनेटली इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत हाई रिस्क है अलोंग विद हायर रिटर्न भी है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर आप एक अग्रेसिव और टफ डिसीजन लेने वाले इन्वेस्टर हैं देन यू गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा है। बट आप एक मॉडरेट या फिर लो रिस्क होल्डर हैं, आप नहीं चाहते हैं ज्यादा रिस्क बट आप एक फिक्स कांस्टेंट रिटर्न चाहते हैं, तो आपके पैसे को फिर या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो कि एक मॉडरेट रिस्क होल्डर है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो कि लोअर रिस्क होल्डर है, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की आपके पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दोस्तों, तो हमारे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के दो मेथड्स हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस और दूसरा है आपका ऑटो चॉइस। क्या होता है ये एक्टिव और ऑटो चॉइस, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी एक सब्सक्राइबर यानी जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो खुद ये डिसीजन लेता है कि उसके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे एलोकेट करना है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस। मतलब सब्सक्राइबर ने मैनेजर को खुद बताया दैट आई वांट मेरा 75% अमाउंट जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए, रिमेनिंग 25% मेरा डेट यानी आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनमें इन्वेस्ट किया जाए। तो जहां पे सब्सक्राइबर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो खुद आपको डिक्टेट करता है, वो खुद आपको डायरेक्ट करता है कि मैं अपने फंड को इस तरह से एलोकेट करना चाहता हूं, मैं अपनी एसेट का एलोकेशन इस तरह से करना चाहता हूं कि इतना परसेंट इक्विटी में डालो, इतना आप मेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालो। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस मेथड। यहाँ पे फंड मैनेजर आपके कहे अनुसार काम करता है। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम कोई कितना भी अग्रेसिव हो, अगर वो ये बोलेगा कि मैं पूरा 100% इक्विटी में डालना चाहता हूं अपना पैसा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एज पर पीएफआरडीए रूल आपके अमाउंट का 75% मैक्सिमम अमाउंट इक्विटीज में लगाया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दैट विल बी पार्ट ऑफ योर debt, that is your government security and your corporate bonds. This is called auto choice, active choice, right? Now सेकेंड जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो चॉइस मेथड। अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं बट यू आर नॉट ऑप्टिंग एनीथिंग, आपने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फंड है वो मैनेज कौन करना स्टार्ट कर देता है, आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे। लेकिन वो आपको ऐसे ब्लैंक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है, वो आपको मैट्रिक्स बना के देता है कि अगर आप इतना पैसा इक्विटी में, इतना पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे तो ये आपका रिटर्न बनेगा। इस तरह से वो 4-5 ऑप्शंस बना के आपके साथ शेयर करता है, वो आपको प्रोवाइड कराता है आपके फंड का एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो 25 ईयर से लेके 35 ईयर की एज के बीच के, तो वो आपको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेगा। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में आपके मैक्सिमम फंड्स को इक्विटीज में लगाया जाएगा, रिमेनिंग को आप डेट में यानी आप अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा सकते हैं। तो बेसिकली जब ऑटो चॉइस ऑप्शन आप ऑप्ट करते हो इन्वेस्टमेंट मेथड का, तो वहां पे आपके पैसे को लाइफ स्टेज के बेसिस पे 40 to 45 की अलग रेंज होती है, 50 to 60 की अलग रेंज होती है। जितना एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो रिस्क प्रपोर्शन है उसको वो मिनिमाइज करते हैं, लेकिन जितना जितना एज यंग होता है वो आपको अग्रेसिव होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। दैट्स व्हाई दे सजेस्ट यू अग्रेसिव इफ यू आर विद इन द एज ऑफ 25 to 35।
बट येस यू कैन चेंज योर चॉइस ऑफ एक्टिव और ऑटो ट्वाइस इन अ ईयर। आपके पास ऑप्शन है, आप साल में 2 बार इस चॉइस को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप उसके साथ अपने फंड मैनेजर को भी साल में एक बार चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। यानी अगर आप पहले आईसीआईसीआई के साथ थे, यू वांट टू बी विद कोटक, आप चाहते हैं आपका फंड मैनेजर कोटक हो, आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर आर 2 मेथड, एक्टिव एंड ऑटो। आपके ऊपर ऑप्शन है आप कौन सा ऑप्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये पैसा हमें कब मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा। तो डेफिनेटली इसका नाम है आपका रिटायरमेंट पेंशन स्कीम। तो जैसे आप रिटायर होते हैं, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी स्कीम को टिल 70, यानी फर्स्ट ऑप्शन है यू कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 70 योर स्कीम। सेकेंड, यू डिफरमेंट ऑफ विड्रॉल, आप अपने विड्रॉल को डिफर्ड कर दें आने वाले वक्त के लिए। और थर्ड होता है आप एनपीएस से एग्जिट कर लें। इसका मतलब एग्जिट फ्रॉम द एनपीएस। कैसे एग्जिट करेंगे आप ये चाहते हैं कि आप अपना फंड निकाल लें, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप लमसम में मैक्सिमम 60% अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 60 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है टिल डेट, तो उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं लमसम में, और रिमेनिंग जो अमाउंट 40% बचेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ मंथली पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, along with the condition that you can withdraw only 60% and remaining 40% will be in the form of pension only। ये था आपका रिटायरमेंट के टाइम पे। जब आप रिटायर होने वाले हैं, 60 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, उस टाइम आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 70, सेकेंड डिफर्मेंट ऑफ विड्रॉल, एंड थर्ड एग्जिट फ्रॉम द एनपीएस। बट अगर बीच में रिटायरमेंट से पहले आपको निकालना हो अपना अमाउंट, विड्रॉ करना हो, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो यस, पार्शियल विड्रॉ इन एनपीएस इज पॉसिबल ओनली इन 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन में पॉसिबल है। फर्स्ट, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई सर्जरी है आपकी या आपके डिपेंडेंट की, या फिर आपके बच्चे का हायर एजुकेशन है, तो इन दोनों ही केसेस में आप बिफोर द रिटायरमेंट अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, उसको आप हमेशा याद रखेंगे कि मैक्सिमम आप अपने यानी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का 25% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे इन दोनों पर्पस के लिए। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन स्कीम में किया है, 40 लाख रुपीस है, और उस 40 लाख में से 10 लाख की कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर की है, तो पहले आप उसको हटा दें, रिमेनिंग 30 लाख बच गया। उस 30 लाख रुपीस का 25% मैक्सिमम आप पार्शियल विड्रॉल के टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। तो अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की वो था टीयर 1 प्लान, यानी प्योर रिटायरमेंट पेंशन प्लान के बारे में। अब हम बात करेंगे टीयर 2 प्लान या टीयर 2 अकाउंट के बारे में, विच इज होल सोल रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। इट इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है एज लाइक म्यूचुअल फंड्स। उसके साथ साथ आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें किसी तरह का भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे आपके पेंशन स्कीम में होता है, जैसे आपके टीयर 1 प्लान में होता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके साथ साथ डेफिनेटली लॉसेस भी हैं, आपको किसी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा एज लाइक एटीसी वाला, राइट जैसे म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलता है, उसी तरह से सेम इसमें भी आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक एक्टिव टीयर 1 अकाउंट होल्डर होना जरूरी है। मतलब जब तक कि आप अपना टीयर 1 अकाउंट ओपन नहीं करवाएंगे तब तक आप टीयर 2 इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो अपने नोडल ऑफिसर्स ऑफिस में जा सकते हैं, अपने नियरेस्ट पीओपी के पास जा सकते हैं। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपको नोडल ऑफिस का चांस नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट येस, आप पीओपीज के
पास जा सकते हैं और साथ ही साथ में आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक ऑफ एनपीएस कि एनपीएस से क्या बेनिफिट्स हुए, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं और फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। इसके साथ मुझे डीएम में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मिला कि मैम हम कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि हमें एक सिक्योर्ड फ्यूचर मिले आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसके लिए डियर मुझे एक प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो बनानी होगी जिसमें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगी विद द हेल्प ऑफ एनपीएस कैलकुलेटर कि आप मिनिमम अगर 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ द 60 ईयर आपको कॉर्पस पे कितना अमाउंट मिलेगा, आपको पेंशन के फॉर्म में आप कितना मंथली पा सकते हैं, आप लमसम में कितना निकाल सकते हैं, आपको अपने फंड को किस तरह के जोन में इन्वेस्ट करना होगा। इन सारी चीज़ों के लिए बने रहें मेरी वीडियोस के साथ। अगला पार्ट इसी पे आने वाला है। टिल दैट आप जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like it and share with your friends also. Thank you so much for watching it and be in touch everyone. Keep yourself safe during this pandemic. Have a happy and safe day ahead.